काफिर चैप्टर 8। शाम होते ही पपिंदर जुनेजा अपने कमरे से बाहर निकले। दरवाजे पर ताला लगाया और पैदल ही एक और बढ़े। इरादा हवाखोरी का था। थोड़ा पैदल चलने पर इरादा बदला। अभी उस इरादे पर विचार कर ही रहते कि सामने से आता एक 16 वर्षीय युवक दिखा जो उसे आवाज़ लगा बैठे। बेटा सुनना ज़रा। युवक आंखों में सवाल लिए उनके पास आ पहुंचा। बेटा यहाँ तने खिचखिचाए हुए। गांव में कहीं देसी शराब वगैरह मिलती हो तो। इस गांव में नहीं साहब जी। पड़ोस के गांव झरा खां या कट सीकरी में सारा दिन शुद्ध महुए की शराब बनती रहती है। इन दोनों में से यहाँ से कौन सा गांव निकट है? झरा खां। वो सामने 3 मील दूर है। उंगली के इशारे से समझा उस युवक ने। बस बेटा इतना ही पूछना था, कहने के साथ ही पपिंदर जुनेजा ने झरा खां का रास्ता पकड़ा। युवक अपनी राह लगा। 1.25 घंटा लगा उन्हें उस गांव में उस जगह पहुंचने में जहाँ चोरी छिपे महुए की देसी दारू मिलती थी। पूरी बोतल और भुने हुए चने तथा सस्ती नमकीन लेकर बैठ गए वो। अपने फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी के काल में उन्होंने देसी दारू छक छक कर पी थी। बढ़िया शराब थी। दूसरे पैक ने दिमाग में हलचल मचाना शुरू कर दी थी और आधी बोतल ने दिमाग ही नहीं शरीर की समस्त इंद्रियों से उनका कंट्रोल खत्म हो चुका था। आंखें अपनी मनमानी कर रही थी तो हाथ पैर बिना हिलाए हिल रहे थे। और जुबान इस साली शराब तो होश उड़ाकर रखती है। अब वापसी कैसे होगी हित। अपनी जगह से खड़ा होने में 20 बार प्रयास करना पड़ा। खड़े हुए भी तो ऐसे अब गिरेगी तब गिरे, लेकिन जनाब ने आधी बोतल नहीं छोड़ी थी। गर्दन से पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए मेघवल मठिया की तरफ बढ़े। तब तक रात के 11 बज चुके थे। गेस्ट हाउस के चहुँ और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। हमेशा की तरह हवा शांत थी। गेस्ट हाउस के अंदर की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। बाहर बरामदे में ज़रूर 0 वाट का दूधिया बल्ब अंधेरे से संघर्ष करता दिख रहा था। ऐसे में एक दानवाकार रीछ गेस्ट हाउस के मेन गेट के सामने नमूदार हुआ। गेट के पास पहुंचकर उस रीछ ने सतर्क निगाहों से चहुँ और देखा। उसके बाद 7 फुट से भी ऊंचे रीछ ने किसी इंसान की तरह ही 5 फुट ऊंचे गेट के ऊपर से अंदर हाथ डाला। अंदर के डंडाले में एक कमज़ोर सा ताला लगा हुआ था। एक झटके में ही खुलकर उसके हाथ में आ गया। ताला एक और फेंक रीछ ने गेट का डंडाला हटाया। गेट खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। इत्मीनान से चलता हुआ वह गेस्ट हाउस की इमारत की ओर बढ़ा। धड़ाम! उसकी एक ठोकर से एक दरवाज़ा उखड़कर अंदर जा गिरा। उस धमाके की आवाज़ सुनकर अंदर डबल बेड पर सोया पड़ा राजेंद्र अडवाणी का पूरा परिवार, यानी उनकी पत्नी गीता व बेटी वंदना और खुद वह चेहक कर पलंग पर उठ बैठे। राजेंद्र अडवाणी की निगाहें धमाके व दरवाजे के टूटने का कारण तलाश कर रही थीं कि तभी वह दैत्य सिर को तनिक झुकाता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ। राजेंद्र अडवाणी और उसकी पत्नी की आंखें उस दैत्याकार रीछ को देखकर मारे भय के चौड़ाने लगी, जबकि 6 वर्षीय वंदना मासूम सा सवाल कर बैठी, पापा ये बियर है ना? उसकी बात पर ध्यान न देकर राजेंद्र अडवाणी ने अपने तकिए के नीचे रखा अपना लाइसेंसी 48 कैलिबर का रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया और अपनी ओर बढ़ते हुए रीछ की तरफ देखने लगा। तभी उसकी पत्नी चीख पड़ी, भगाओ इसे! राजेंद्र अडवाणी ने रीछ को डराने के लिए नाल का रुख छत की तरफ करते हुए फायर किया। धमाके की आवाज़ गूंजी तो लेकिन रीछ को प्रभावित करने में कतई असफल रही। रीछ अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूरता हुआ नपे तुले कदमों से उनकी तरफ बढ़ता रहा। मिसेज अडवाणी ने झपट्टा मारकर वंदना को गोद में उठाया और पलंग के पार छलांग लगा गई। तभी राजेंद्र ने रीछ की टांग को लक्ष्य बनाकर फायर किया। रिवॉल्वर का निशाना सही था, लेकिन परिणाम आशानुरूप नहीं था। रिवॉल्वर की गोली रीछ की खाल फाड़ते हुए अंदर जाकर कहाँ खप गई थी पता ही नहीं लगा। रीछ पूर्ववत अपनी चट्टानी इरादे के साथ पलंग की ओर बढ़ रहा था। अब अडवाणी का बौखला उठना स्वाभाविक था। थाएं थाएं एक के बाद एक करके सारा रिवॉल्वर उसने रीछ पर खाली कर दिया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। झल्लाट में रिवॉल्वर भी फेंक मारा रीछ पर। वो वार भी प्रभावहीन रहा। तभी पीछे नौकर भूरा हाथ में लाठी लिए नजर आया। अगले ही पल भूरा ने पूरी शक्ति से लाठी को रीछ के सिर पर दे मारा। तड़ाक! 2 टुकड़े हो गई वो मजबूत लाठी। रीछ का सिर मानो फौलाद का हो। रीछ पलटा। भूरा हाथ में टूटी लाठी पकड़े आश्चर्य से पलके झपका रहा था। नन्ही वंदना बेखौफ थी। मम्मी बियर बहुत ताकतवर होते हैं, है ना? जवाब क्या देती मम्मी? उसके तो पहले ही छक्के छूटे हुए थे। और तब तो भैंस से सिसकारी भी निकली उसके कंठ से जब उसने रीछ के एक घूंसे से भूरा की खोपड़ी तरबूज की तरह फटकर कमरे में छितराते देखी। भूरा का काम तमाम कर वह रीछ पुनः उनकी तरफ पलटा। तब तक राजेंद्र अडवाणी के भी पसीने छूटने शुरू हो गए थे। रीछ ने पलंग का घेरा काटते हुए मिसेज राजेंद्र का रुख किया तो वह जूड़ी के मरीज की तरह कांपने लगी। हिला भी नहीं गया। इस कदर आतंक हावी हो चुका था उन पर। पैर मानो फर्श से चिपक गए हों। आंखें पलके चिपकाना भूल बैठी थी। रीछ ने आगे बढ़कर उनकी गोद से वंदना को छीना तो चीख मारने के बाद अपने होश भी गंवा बैठी।
धड़ाम से फर्श पर आ गिरी, किंतु राजेंद्र अडवाणी अभी पूरे होशो हवास में था। छोड़ दे दुष्ट, गुर्राते हुए वह रीछ पर छलांग लगा बैठा। मेरी बेटी को छोड़ दे। एक हाथ से हवा में ही कैच कर लिया रीछ ने उसे, फिर पलंग पर खड़ा किया और साथ ही उसके मुंह से फटे हुए स्पीकर जैसी खारिज हुई। चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा रहकर मेरी बात सुन इंजीनियर, तेरी बेटी को लेकर जा रहा हूँ मैं। इसकी सलामती चाहता है तो इस गांव में मोबाइल का टावर खड़ा करने की बात भूल जा। अब जिस दिन भी वहाँ काम की शुरुआत में एक भी फावड़ा चला, तुझे तेरी बेटी के 100 टुकड़ों में बटी लाश ही मिलेगी। राजेंद्र अडवाणी अवाक। वो तो उसे रीछ मात्र समझ रहे थे, लेकिन वह रीछ नहीं था। वह तो उनमें था जो नहीं चाहते थे कि उस गांव में टावर खड़ा हो। यानी एक तरह से वह रीछ भूत प्रेतों का साथी था। रीछ वंदना को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सकते की हालत से उबरते हुए वह छलांग लगाकर रीछ के सामने आ खड़ा हुआ। क्यों चाहते हो तुम? वह अकलाते हुए बोला। कि गांव में टावर न खड़ा हो सके? एक बार फिर से रीछ के अलग से फटे स्पीकर से खरखराती हुई आवाज़ खारिज हुई। ये मुझे नहीं पता। मैंने जो तुम्हें संदेश देना था दे दिया। अब रास्ते से हट और ध्यान रहे, मेरा जिक्र भूले से भी नहीं करना, वरना लड़की से हाथ धो बैठोगे। लेकिन कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगा। अडवाणी का लहजा एकाएक पत्थर के समान सख्त हो उठा था। मूर्ख मत बनो इंजीनियर, रास्ते से हटो। रीछ गुर्रा उठा, वरना अपने नौकर का हाल तो देख ही रहो। मेरे एक घूसे में तुम्हारा भेजा कमरे में छितराया नजर आएगा। लेकिन मेरी बेटी? नौकर की तरफ देखते हुए अडवाणी के हौसले पस्त हो गए। कंठ फंसता हुआ सा महसूस हुआ उसे। काम बंद रहेगा, तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। काम चालू हुआ तो आखिर कब तक? इस बाबत तुम्हें खबर दी जाएगी। अब हटो सामने से। राजेंद्र अडवाणी खामोशी से एक और हट गया। रीछ वंदना को उठाए कमरे से बाहर निकल गया। पीछे राजेंद्र अडवाणी ने अपना सिर थाम लिया। कुछ ही देर में उसका चेहरा वर्षों से बीमार चल रहे रोगी की तरह मुरझाया सा नजर आने लगा। ट्रैवल एजेंसी से किराए पर हासिल कार पर लखनऊ की सड़कों की खाक छानते हुए रीमा भारती को आधी रात हो गई। रात के 12 बज रहे थे कि सहसा कार ड्राइव करते हुए वह अपनी मूर्खता पर हंसने लगी। वाह रीमा, तू क्या सोच रही है कि तानसी तुझे यूं लखनऊ की सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़ा दिखेगा? अरे वह साला प्रेत है, यूं नज़र नहीं आने वाला तुझे। फालतू ही सड़कों पर चकरा रही है। वैसे भी पेट्रोल महंगा है। इस बार तेरा पाला एक ऐसे अपराधी से पड़ा है जो ना तो तेरी यूं बेवजह की भाग दौड़ से तेरे हाथ लगने वाला है और ना ही उस शैतान तक पहुंचने का तेरे सामने कोई रास्ता है। उस तक तू तभी पहुंच सकती है जबकि तेरा भाग्य साथ दे। इसलिए लाख रुपए की सलाह मान और यूं रात कोटी करने की जगह रात रंगीन बनाने की सोच। गुड आइडिया। बड़बड़ाते हुए रीमा ने अपनी कार को कैंट रोड की राह पर डाल दिया। उसका इरादा गोमती नगर में रेनबो क्लब में 2 पैग पीने और वहाँ रात का स्पेशल प्रोग्राम विदेशी नर्तकी मोना हर्षल का डांस देखने का था। न्यूयॉर्क की नर्तकी मोना हर्षल के प्रोग्राम के बहुत से बैनर उसने शहर के कई चौराहों पर देखे थे। कार ड्राइव करते हुए उसने अब तानसी के विषय में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वह पूरी तरह से एंजॉय के मूड में आ चुकी थी। आधे घंटे बाद उसकी कार रेनबो क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई। उसने कार को एक तरफ नजर आ रही पार्किंग जोन की तरफ बढ़ाया। कार को पार्किंग में लगाने के बाद वह क्लब के शीशे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के निकट पहुंची तो दरबान ने बोल दिया, अंदर हाउसफुल है। कोई बात नहीं प्यारे, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर में ही इंजॉय कर लूँगी। दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया। रीमा भारती ने अंदर कदम रखा। हॉल में चहूँ और नजरें दौड़ाई। वाकई एक एक सीट फुल थी। हॉल में भी रोशनी थी। मोना हर्षल का प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ था। सामने डाइस पर रेशमी पर्दा टंगा नजर आ रहा था। एक नज़र में हॉल का जायज़ा लेने के बाद वह बार में पहुंची। वहाँ भी कोई स्टूल खाली नहीं था। काउंटर पर पहुंच उसने ब्लैक लेवल लार्ज का ऑर्डर दिया और प्रतीक्षा करने लगी। 10 मिनट बाद उसका ऑर्डर सर्व हुआ तो उसने तत्काल ही ऑर्डर रिपीट कर दिया और उसके ऐसा करने पर पास वाले स्टूल पर बैठा युवक तनिक चौंकते हुए बोल पड़ा, लगता है मैडम को जल्दी है। जल्दी काहे की प्यारे? उसने युवक पर नज़र डाली तो युवक उसे जचा। तभी उसने मुस्कुराते हुए जवाब भी दिया, अब जो ऑर्डर दिया उसे सर्व करने में 10 मिनट लग जाने और 10 मिनट तक इसे खींची जाऊंगी। सो तो है, तसल्ली से बैठकर पीने को मिले तो एक पैग आधे घंटे में ख़त्म होता है और यूं खड़े खड़े तो। बिल्कुल सही कहा तुमने मिस्टर अमर कुमार राही। आप कहें तो मैं अपना स्टूल आपकी सेवा में हाजिर कर सकता हूँ। कहें क्या? वह उठ खड़ा हुआ, लीजिए तशरीफ़ रखिए। लेकिन इस तरह तो मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ, आप बैठिए प्लीज़। उसके खाली के स्टूल पर रीमा बैठी। शुक्रिया मिस्टर राही। अभी शुक्रिया रहने ही दे मैडम, अमर मुस्कुराया। हो सकता है यहाँ से विदा होते तक आपके एहसानों का पलड़ा भारी हो और मुझे थैंक्स बोलना पड़े। तो तब बोल लेना, अभी तो मेरा वाले ही कबूल कर लो। रीमा के होठों पर भी दिलकश मुस्कान थिरकने लगी थी। चलिए क्या चलिए किया मैडम। वैसे आप मोना का डांस देखने आई होंगी। इरादा तो यही करके चली थी, लेकिन यहाँ हाउसफुल है। 2 एक पैक पीने के बाद ठंडे ठंडे निकल लूँगी यहाँ से। वैसे आप कहें तो मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ कि आप डांस देख सकें। और सच पूछो तो मोना का डांस देखने लायक चीज़ है। इसका मतलब आप पहले भी देख चुके हैं? रीमा ने अपना पहला पैक खाली करते हुए कहा।
हाँ, कई बार, तभी तो बोला। तारीफ की मोना के डांस की। युवक ने हाथ में पकड़े गिलास से घूंट भरते हुए कहा। लेकिन जब हॉल में कोई सीट खाली नहीं तो फिर आपने। क्लब का मैनेजर मेरा दोस्त है, कहूँगा तो किसी कोने में 2 कुर्सियाँ लगवा देगा। बस आप हाँ बोलो। ऐसे में तो मेरी हाँ ही हाँ है। वेल, आप 10 मिनट रुको। मैं अपना गिलास खाली करता हुआ बोला। वह मैं अभी सब व्यवस्था करके आता हूँ, कहते हुए उसका चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह जगमगा रहा था। मन ही मन मुस्कुराई रीमा। खूब पहचानती थी वो चेहरों पर जगमगाती ऐसी जगमगों को। वैसे तो वो क्लब आई ही फुल एंजॉय के मूड में, दूसरा वो युवक भी उसे भा गया था। तभी उसने मोना के डांस में दिलचस्पी भी दिखाई थी, वरना तो ऐसे डांस मुंबई के सैकड़ों होटलों क्लबों में जो होते थे। रीमा ने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला ही था कि बारमैन ने उसका दूसरा ड्रिंक पेश किया। फिर सिगरेट के कश के साथ साथ वह ब्लैक लेवल की चुस्कियों का भी आनंद लेने लगी। वायदे के मुताबिक राही ठीक 10वें मिनट पर वहाँ वापस लौटा। उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वह इंतज़ाम करके ही लौटा था। पास आते ही बोला, आइए चले मैडम। रीमा ने गिलास खाली किया। सिगरेट का कश लेने के बाद बचा हुआ टुकड़ा गिलास में डालकर उठ खड़ी हुई। अमर उसे हॉल के एक कोने में लेकर पहुंचा, जहाँ एक टेबल के सामने सिर्फ 2 कुर्सियां लगी हुई थी। दोनों ने एक एक कुर्सी संभाल ली। वेटर को बुलाकर अमर ने 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। साथ ही खाने में काजू व कच्चा पनीर काली मिर्च के साथ भी बोला। वेटर चला गया तो वह रीमा की तरफ मुखातिब हुआ। कितना बदनसीब हूँ मैं। पिछले तकरीबन 16 मिनट से आपके साथ हूँ और आपका नाम तक नहीं जानता। साइमा। साइमा नाम है मेरा। सिगरेट पियेंगे राही साहब? सिगरेट का पैकेट राही के आगे करते हुए रीमा ने कहा। थैंक्स। पैकेट हाथ में लेकर उससे एक सिगरेट निकालकर होठों में दबाते हुए अमर ने पैकेट रीमा को वापस कर दिया। नाम भी आपने अपने से मैच करता हुआ रखा है। समझिए कि सोने पर सुहागा है। प्रत्युत्तर में रीमा हंसी। फरेबी हंसी। हंसी क्यों आप साइमा जी? अमर कुमार राही ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आप पुराने हथकंडे आजमा रहे हैं राही साहब। मेरी मानिए तो रहने दीजिए। अपने लिए एक सिगरेट पैकेट से बाहर खींचते हुए रीमा ने कहा। इंसान को कोई भी कोशिश तब करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। यानी ज़रूरत नहीं है? भेजे में अकल रखते हो तो समझो। सिगरेट को लौ दिखाते हुए रीमा ने लापरवाही भरे लहजे में कहा। वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रीमा से लाइटर लेकर राही ने अपनी भी सिगरेट सुलगा ली थी। साथ ही आपकी साफ गोई की भी दाद देता हूँ। लीजिए ड्रिंक्स आ गई। वेटर ऑर्डर का सामान टेबल पर लगाने लगा था। वेटर के वहाँ से जाते ही दोनों ने एक एक गिलास उठा लिया। उसी समय डाइस पर खिंचा रेशमी पर्दा एक और खिसकने लगा था। अंदर डाइस पर रोशनी के घेरे में एक बहुत ही खूबसूरत युवती हाथ में कॉर्डलेस माइक लिए खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग की झिलमिल करती जो पोशाक पहनी हुई थी, उसमें उसकी आवश्यकता से कुछ प्यादा उसमें आवश्यकता से कुछ ज़्यादा ही खुले गले का टॉप, जिसमें उसके चकोतरों के आकार के दूधिया उभार 3/4 से ज़्यादा हॉल में बैठे मेहमानों के दर्शनार्थ उपलब्ध थे। और नीचे पहना स्कर्ट मुश्किल से 6 इंच लंबा रहा होगा। नाभि से बहुत नीचे बंधा और सिर्फ वहीं तक था जहां उसने नीचे सफ़ेद रंग की पहनी पैंटी भी दर्शकों को दिखानी थी। डाइस से पर्दा हटा तो वह खनकती आवाज़ में अनाउंस करने लगी। जनाब हाजरीन, अब हम पेश करते हैं आज रात की, पिछली कई रातों जैसी, आज रात की सबसे शानदार आइटम। द मैनेजमेंट ऑफ रेनबो क्लब प्राउडली प्रेजेंट न्यूयॉर्क ब्लास्ट मिस मोना हर्सल। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड। हॉल में तालियां बजी। फिर उस सफ़ेद झिलमिल करती कन्या पर से रोशनी का दायरा हटा और एक साइड से स्टेज पर एंट्री लेती विदेशी किंतु नहायत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ा। ड्रम्स के रोल के साथ बैंड ने उसका स्वागत किया। वो एक स्याह काला स्लीवलेस गाउन पहनी थी जिसकी गिरेबान का कट इतना लो था कि उसमें से उसकी दूधिया छातियाँ 3/4 बाहर झाँक रही थी। गाउन के पहलू में कूल्हे के खम तक पहुंचने वाली स्लिट थी जिसमें वो ज़रा सा भी हिलती तो उसकी मरमरी टांग जांग बाहर निकल आती। वो साधारण हील्स वाले सैंडल पहने होने के बावजूद भी कद में असाधारण रूप से लंबी दिख रही थी। बढ़िया। विस्की का तगड़ा घूंट भरते हुए अमर लिप्सापूर्ण भाव से ओठों पर जुबान फेरता हुआ बड़बड़ाया। फैंटास्टिक। क्या? रीमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लड़की या विस्की? हाँ, वो तनिक हड़बड़ाने के बाद झेपी झेपी हंसी हंसते हुए बोला। दोनों ही। अबे सड़ा दिया ना मेरा कलेजा। बनावटी क्रोध का प्रदर्शन किया रीमा ने। तू मेरी राह का राही नहीं है। मैं चली। कहाँ? रीमा को उठने का उपक्रम करते देख राही बौखला उठा। आप कहाँ चलती? चलती हूँ प्यारे, किसी कदरदान की तलाश करती हूँ। तुम्हें तुम्हारी ये विस्की और मोना हर्सल मुबारक हो। अरे बैठो भी। वो रीमा भारती का हाथ पकड़कर वापस उसे कुर्सी पर बैठाता हुआ बोला। मोना हर्सल की तारीफ तो मैंने दूर से की और ज़ुबान से की है। जबकि अभी देखना तुम्हारी तारीफ में किस किस अंदाज से करता हूँ। ऐसा? गिलास उठाते हुए रीमा मुस्कुराई। बिल्कुल। उसी समय हॉल की लाइटें बुझने लगी। देखते ही देखते पूरा हॉल अंधकार का एक हिस्सा बन गया। हाँ,
दूर स्टेज पर पारे की तरह थिरकने लगी मोना हर्षल पर डिस्को लाइट के दायरे पड़ने लगे थे। विस्की का घूंट भरने के बाद रीमा ने पनीर का टुकड़ा उठाई ताकि तभी उसे लगा राही ने अपनी कुर्सी उसके निकट सरका ली है। वो मनी मन मुस्कुरा उठी। उसने स्टेज की तरफ देखा। मोना हर्षल झूम झूम कर नाच रही थी। उसका सांचे में ढला जिस्म पारे की तरह थिरक रहा था। होठ मुस्कुराहटों की फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे और खुले रेशमी बाल कभी घटाओं की तरह उसके चांद जैसे चेहरे पर छा जाते तो कभी चांद जैसे घटाओं से बाहर निकल आता। सहसा रीमा भारती चौंक उठी। वजह, अमर का हाथ उसके सीने पर सर्प की भांति रेंगने लगा था। रीमा के होठों की मुस्कुराहट और गहरी उठी। वह स्टेज की तरफ देखते हुए हाथ में पकड़े गिलास से विस्की की चुस्कियां लेती रही। तभी अमर कुमार राही के अभ्यस्त हाथ ने उसकी कमीज़ के बटन खोलना शुरू कर दिए। खास जगह के 2 बटन खोलने के बाद उसका शरारती हाथ कमीज़ के अंदर रेंग गया। अंदर आज़ाद कबूतर थे। एक पर हाथ लगा तो दूसरा भी फड़फड़ा उठा। रीमा ने एक टांग पर रखी, दूसरी टांग चढ़ाते हुए पहली टांग पर दबाव बढ़ाया। उसके जिस्म में झुरझुरी सी होने लगी थी। राही ने अपनी कुर्सी को और सरकाया, लगभग रीमा की कुर्सी से अपनी कुर्सी सटा दी। और उसके बाद उसने जो हरकत की वह वाकई हौसलामंद हरकत थी। कमीज से एक कबूतर को थोड़ा बाहर की तरफ खींचा और लॉलीपॉप समझ चूसने लगा। रीमा भारती के लिए स्थिर बैठे रहना मुहाल हो गया। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा और आंखों में खुमारी बढ़ती चली गई। उसे लगा राही को उसने जल्दी नहीं रोका तो वह भी फिसल जाएगी। अतः हाथ से उसने ताकत लगाकर राही का चेहरा अपने जिस्म से दूर किया। कमीज़ के बटन बंद करते हुए सरसराई, मिस्टर राही, ये काम राह चलते नहीं होते। तो वह फंसी फंसी आवाज़ में बोला, कहाँ होते हैं? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तो तुम्हें यह नाच देखना है? कोई ज़रूरी नहीं है देखना। तो उठो। लेकिन क्यों? मैंने क्लब के मैनेजर के रूम की चाबी ले ली थी, वहीं चलते हैं। वेरी स्मार्ट। पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कबूतरी तुम्हारे साथ गुटरगू करने पर राज़ी हो जाएगी। हाँ, तभी तो चाबी ली दोस्त से। अब उठो। लेकिन अभी मेरा मूड एक और ड्रिंक लेने का है। मैनेजर के रूम में सब है। राही खुद उठा और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचता हुआ सा बोला, अब उठो भी। रीमा उठ खड़ी हुई। राही उसकी कमर में हाथ डाले एक और बढ़ा। स्टेज पर मोना हर्षल का नृत्य पूरे यौवन पर था। वो अब तक अपना स्याह रंग वाला स्लीवलेस गाउन अपने मरमरी जिस्म से अलग कर चुकी थी। गाउन के नीचे भी उसने स्याह रंग की ब्रा व स्याह रंग की पैंटी पहन रखी थी। 2 कपड़ों में वह नाच नहीं, हॉल में मौजूद दर्शकों पर बिजली गिरा रही थी। सब मंत्रमुग्ध से स्टेज की ओर देख रहे थे, जबकि अमर कुमार राही रीमा भारती को मुर्गी की तरह अपनी बगल में दबोचे एक ओर बढ़ रहा था। 6 वर्षीय वंदना के चेहरे पर खौफ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बियर अंकल, उसने रीत से मासूमियत भरा सवाल किया, कहाँ लेकर जा चल रहे हैं आप मुझे? जेल में बंद करने। रीच के कर्ण से खरखराती आवाज़ खारिज हुई। लेकिन अंकल, जेल में तो शरारती बच्चों को बंद किया जाता है। मेरे पापा मम्मी व स्कूल की मैम कहती हैं कि मैं गुड गर्ल हूँ, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हूँ। फिर चुप हो जाए लड़की, नहीं तो मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। ये टेटुआ क्या होता है बियर अंकल? मर। रीच ने दांत पीसे। बुरी बात बियर अंकल, बच्चों को ऐसा नहीं बोलते। स्कूल की मैम बताती हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब चुप भी हो जा मेरी भगवान। रीछ कलप उठा, नहीं तो यहीं फेंक दूंगा। सुबह तक जंगली जानवर तेरी हड्डी पसली तक चबा जाएंगे। नहीं बियर अंकल, ऐसा नहीं करना, मेरे मम्मी पापा रोएंगे। तो फिर मुंह बंद कर ले। अच्छा एक बात, सिर्फ एक बात बता दो, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। पूछ मेरी माँ, जो पूछना है जल्दी पूछ। आप मुझे लेकर जहाँ चल रहे हैं वहाँ और भी बच्चे हैं ना? पापा के साथ आई थी कि यहाँ खेलने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एक बच्चा नहीं है। सारा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। हाँ मेरी माँ, खूब बच्चे हैं वहाँ, साथ में खिलौने भी खूब है, खेलना। और भी है अंकल, चॉकलेट? ठहर चॉकलेट की बच्ची। दांत पीसते हुए रीछ ने एक थप्पड़ जड़ दिया उस मासूम के गाल पर। थप्पड़ भरपूर था। चीख उठी मासूम। शांत वातावरण में उसकी चीख दूर तक लहराती चली गई और उस चीख को सुनकर कान खड़े हो गए पपिंदर जुनेजा के। ये किसी बच्चे की चीख ही थी। वो दीवार घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलते डुलते बड़बड़ा उठे। या मुझे वहम वहम हुआ है। उसी समय मासूम जोर जोर से रोते हुए बोली, आप गंदे हैं पियर अंकल, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। रीछ ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। मासूम पुनः चीखी। पक्का हो गया, ये किसी बच्चे की चीख है। पर सवाल है कि इस बियावान जंगल पर और रात के इस समय कोई बच्चा भी तो वो चीख क्यों रहा है? बड़बड़ाते हुए लड़खड़ाते कदमों से चीख वाली दिशा में बढ़े। उनके दाएं हाथ में आधे से थोड़ा कम भरी देशी दारू की बोतल थी। मासूम वंदना पिटते हुए चीखते हुए मचल रही थी। आप जंगली हो पियर अंकल, मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। आपने मारा, आप गंदे डर्टी अंकल। चुप हरामजादी, नहीं तो गला दबा दूंगा। रीछ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसका लहजा बता रहा था कि वो जो कह रहा था वो कर भी गुजरेगा। मुझे छोड़िए, तो ऐसे नहीं मानेगी। दांत किटकिटाते हुए उसने रीछ ने उस मासूम का मुंह दबा दिया ताकि वह बोल ही ना सके। किंतु उसके बाद अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ा था कि उसका रास्ता रोक लिया गया। ए ए रीछ भाई। हाथ में बोतल लिए नशे की अधिकता में हिलते डुलते पपिंदर जुनेजा ने लहराती आवाज़ में कहा, मैंने सुना है तुम इंसानों की तरह बात कर रहे थे अभी।
इस लड़की से? तो फिर? रीछ ने सामने आ खड़े हुए पपिंदर जुनेजा को जलती निगाहों से घूरते हुए कहा। मतलब ये रीछ भाई, जब तुम इंसानी बोल बोल व समझ सकते हो तो बताओ, ये लड़की कौन है? क्यों बेचारी को पीट रहे हो? और अबे मच्छर, तू कौन होता मुझसे ये सवाल करने वाला? रास्ते से हट। उसके मुंह से फटे स्पीकर से गुर्राती आवाज़ निकली, वरना फूंक मार कर उड़ा दूंगा। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो रीछ भाई, लेकिन ऐसा करने की कोई भी वजह भी तो होनी चाहिए। तो मैं रोक कर एक छोटा सा सवाल ही तो किया, तो तुम्हारी तुम में धागा तो नहीं बांधा ना? साले शराबी, दांत पीसते हुए रीछ कहर भरे स्वर में बोला। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तो मैं समझाता हूँ मैं। जंगल की पथरीली जमीन को हिंसक पशु की तरह रौंदता हुआ वह पपिंदर जुनेजा की तरफ बढ़ा। देख भाई, पपिंदर जुनेजा बौखलाते हुए पीछे हटे। गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है यहाँ। मामूली सवाल किए थे, जवाब नहीं देना तो तुम अपनी राह लगो, और मैं तो खैर अपनी राह सुबह तक खोज ही लूँगा। शराबी बुड्ढे, वो गुर्राया। अब तुझे राह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी, मैं तुझे तेरी राह लगाई देता हूँ। कहने के साथ ही रीछ ने पपिंदर जुनेजा की कमीज़ का कॉलर पकड़कर उन्हें उठा लिया, सिर से ऊपर कर एक और उछाल दिया। ले पकड़, साथ ही दांत पीसते हुए कहा, अपनी राह। दूर झाड़ी में जा गिरे पपिंदर जुनेजा। झाड़ी में गिरने की वजह से कमर की हड्डी टूटने से बच गई थी, साथ ही हाथ में पकड़ी बोतल भी। उठने से पहले बोतल का ढक्कन खोलकर एक तगड़ा घूंट भरा, बुरा सा मुंह बनाते हुए ढक्कन लगाया बोतल को और बड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए। अब तो रीछ के बच्चे से पूछ कर ही रहूँगा कि वो लड़की कौन है और वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अबे ओ रीछ की औलाद, वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़े। रुक साले, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। रीछ अपनी जगह ठिठक कर अपनी जलती हुई निगाहों से उन्हें घूरने लगा। बोल, ये लड़की कौन है? निकटा राइटर के बच्चे, रीछ ने दांत खटखटाते हुए कहा। तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नशे में होने के बावजूद चेहरे पर जहरीली मुस्कान नृत्य करने लगी थी पपिंदर जुनेजा के। वाह प्यारे रीछ, बीच में ही रुककर वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। अभी तुमने मुझे राइटर का मतलब तुम वो नहीं हो जो दिख रहे। अच्छी तरह पहचानते हो मुझे? अबे रंगे से यार, मुझे तेरे जीते जी तेरा पोस्टमार्टम करना ही होगा। तो पास आ, दूर से ही पोस्टमार्टम करेगा मेरा। रीछ का लहजा पपिंदर जुनेजा की हंसी उड़ाने वाला था। दूर से क्यों? दूर से पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता। पहले एक घूंट और मार लूं। बोतल का ढक्कन फिर से खोला, एक घूंट भरने के बाद ढक्कन लगाते हुए बोले। ले बच रीछ भाई, आया रॉकेट जूम। मुंह से जूम की आवाज़ निकालते सिर झुकाकर रीछ की ओर दौड़ लगा दी। अगले ही पल बिलबिला उठे। मारी सिर की टक्कर रीछ के पेट में थी, लेकिन लगा ऐसे जैसे किसी चट्टान पर से दे मारा हो। अबे तू कहाँ है रीछ भाई? और ये पहाड़ मेरे बीच में कहाँ से आ गया? सिर घूमने लगा था उनका। मैं यहीं हूँ राइटर के बच्चे। गर्दन पकड़कर उन्हें ऊपर करते हुए रीछ ने ठहाका लगाया। देख मेरी जगह मैं राइटिंग का काम संभालता हूँ। मेरी तेरी लाइफ स्टोरी पर दी एंड का बोर्ड लगाता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा गजब मत करना, पहले मुझे ये भूत प्रेतों वाली कहानी पूरी कर लेने दो। रीछ की पकड़ में मचलते हुए पपिंदर जुनेजा के हाथ में पकड़ी बोतल कहीं रीछ के चेहरे से टकराई तो रीछ बौखला उठा। मुंह से गोल्डन जुबली गाली निकालते हुए उसने अपनी थूथन पकड़ी। लिखने की ज़रूरत नहीं पपिंदर जुनेजा, उसके हाथ से छूटकर पके आम की तरह ज़मीन पर आ पड़े। क्रोध में फुंकार मारते हुए रीछ ने मकौड़े की तरह पपिंदर जुनेजा को मसलने के लिए अपना हाथी जैसा पैर उठाया। ऐन वक्त पर खतरे को भाप करवट बदली पपिंदर जुनेजा ने, अन्यथा जिस्म पापड़ बन जमीन पर चिपक कर रह जाना था। फिर एक नहीं तीन चार करवटें ली उन्होंने एक साथ। एक हाथ में बोतल को कारू के खजाने की तरह कब्जा रखा ही था, दूसरे खाली हाथ में मिट्टी की मुट्ठी भरते हुए उठ खड़े हुए। रीछ पागल सांड की तरह उनकी तरफ लपका। आ बेटे, स्थिर नेत्रों से उसकी तरफ घूरते हुए बोले। मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन हमारे देश की माटी में बहुत शक्ति है। तूने मेरा नशा उतारा, मैं तेरी ताकत का नशा उतार कर मानूंगा। और फिर जैसे ही रीछ उनके निकट पहुंचा, उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उसकी आंखों में झोंक दी। कुछ देर के लिए अंधा हो गया रीछ। हाथ में पकड़ी लड़की भी भद्दे से नीचे आ गिरी थी। भूपिंदर जुनेजा ने आगे बढ़कर लड़की को खड़ा किया। चोट तो नहीं आई आपको बेटी? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। गुड, अब तुम थोड़ा परे हटकर खड़ी हो जाओ, मुझे रीछ से कुश्ती लड़नी है। कुश्ती यानी रेसलिंग अंकल? लड़की पहली बार चहकी, जैसे टेनिस स्पोर्ट्स पर दिखाई जाती है। हाँ बच्चे, फिर तो मज़ा आ गया। मैं भी देखती हूँ कि आप अच्छे वाले अंकल जीतते हो ये डर्टी बियर अंकल। जीतूंगा मैं ही पक्का। लेकिन अंकल, ताकत तो रीछ अंकल में ज़्यादा है। अभी एक हाथ से उठाकर टांग लिया था आपको। बेशक ये शारीरिक ताकत में ज़्यादा है, लेकिन फाइट शक्ति से नहीं बुद्धि से जीती जाती है। ये बुद्धि क्या होती है अंकल? आई मीन ब्रेन। ओह, वंदना ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। तभी आंखें मलता चिंगाड़ता हुआ रीछ भूपिंदर जुनेजा की तरफ बढ़ा। ले बेटा, तेरे लिए मैंने अपनी बोतल शहीद कर दी। बोतल को पथरीली ज़मीन पर पटक कर तोड़ डाला उन्होंने। मैं अभी तेरी यही बोतल तेरी मैं मुंह से गंदी गाली निकाली ज़रूर रीछ ने, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उससे पहले ही भूपिंदर जुनेजा हवा में उछले,
हाथ में पकड़ी टूटी हुई बोतल उसके भाड़ जैसे मुंह में ठूस दी। रीछ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन चीख भी ना निकल सके उसकी मुंह से। वह अपनी गर्दन पकड़कर उछलने लगा। पपिंदर जुनेजा के पांव वापस जमीन पर टकराए तो वे लड़की की तरफ पलटे। बोले, क्यों बेटा, कैसा रहा? क्या कैसा रहा अंकल? वंदना के चेहरे पर मासूमियत थी। ये डर्टी पियर अंकल को क्या हो गया? बिना बोले ये लेफ्ट राइट क्यों करने लगे? बेटा, ये लेफ्ट राइट नहीं कर रहे, खुश होकर उछल रहे हैं। लेकिन ये खुश क्यों हो रहे हैं? बोतल मुंह से लगी है ना इनके, बोतल पीकर खुश हो रहे हैं ये। लेकिन बोतल में तो कुछ पी नहीं था। था, लेकिन तुम आगे नहीं बोले। वे रीछ की हाथी की तरह चिंगार सुनाई पड़ी थी। चौंकते हुए वो पलटे। रीछ ने मुंह में घुसी बोतल खींच ली थी। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल रहा था। वो गर्दन को मसलते हुए अभी भी उछला उछला फिर रहा था। कुछ देर तक उछलते रहने के बाद वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और तड़पने लगा। कदाचित उसके हलक में अंदर कोई नाजुक रंग कट गई थी। धीरे धीरे उसकी तड़पन कम होने लगी और फिर उसके जिस्म ने एक तेज झटका, आखिरी झटका खाया और फिर स्थिर होकर रह गया। ये अब डर्टी पियर अंकल को क्या हो गया? वंदना के चेहरे पर उलझन थी। तुम्हारे ये डर्टी अंकल फाइट हार कर सो गए हैं। अब मुझे इनका पोस्टमार्टम करना होगा। पता लगाना होगा कि ये किस नस्ल के रीछ हैं। कहने के साथ ही पपिंदर जुनेजा ने जेब से पेंसिल टॉर्च बरामद की और रीछ के ऊपर झुकते हुए गौर से उसके जिस्म का निरीक्षण करने लगे। देखने पर कुछ नज़र नहीं आया तो पेट की खाल टटोलना शुरू की। नतीजा भी निकला, खाल में बटन लगे थे। उन्होंने बटन खोलना शुरू किया। अंकल, आप ये क्या करने लगे? मासूम वंदना भला क्या समझती कि वह किस चक्कर में है, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? उसे तो अपने घर की याद आनी शुरू हो गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। एक मिनट बेटा, आगे की खाल को एक तरह समेटते हुए भूपेंद्र जुनेजा ने कहा। ये देख, तेरे बियर अंकल के अंदर स्टेनलेस स्टील की बॉडी नज़र आ रही है। पूरे जिस्म की बियर वाली खाल उधेड़ कर रख दी। नीचे से ऊपर तक स्टील की पतली चादर में लिपटे उस जिस्म का चेहरा भर खुला हुआ था। और चेहरा देखते ही जहाँ भूपेंद्र जुनेजा के मुंह से हैरत भरी सिसकारी फूटी, वहीं मासूम वंदना भी हैरान भी थी। अरे, उसके मासूम लहजे में भी हैरानी थी। ये तो अनिल अंकल हैं। भूपेंद्र जुनेजा ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। तुम पहचानती हो उसे बेटा? यस अंकल, अनिल अंकल रोज़ हमारे घर आते थे। और तुम्हारा घर कहाँ? घर तो हमारा दिल्ली में अंकल। अभी हम यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। पापा ऑफिशियल काम के लिए इधर आए हैं ना, साथ में मैं और मम्मी भी। इसका मतलब तो इंजीनियर की बेटी हो। भूपेंद्र जुनेजा के जहन में बहुत सी बातें एकाएक ही साफ होती चली गई। यस अंकल, राजेंद्र अडवाणी नाम है मेरे पापा का। तब तक भूपेंद्र जुनेजा ने अनिल कोहली के जिस्म पर चढ़ी स्टील की पतली चादर भी खोलकर उसके जिस्म से अलग कर दी थी। चादर के नीचे जंगली घास भी भरी हुई थी। उसका कद बढ़ाने के लिए नीचे पैरों से लेकर नकली पैरों तक घास का मोटा गद्दा था। सब कुछ समझ समझ लेने के बाद भूपेंद्र जुनेजा उठे। चल बेटी, वंदना को गोद में उठाया, तुझे तेरे पापा मम्मी के पास ले चलता हूँ। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। भूपेंद्र जुनेजा मुस्कुरा उठे। पता नहीं मेरी बेटी का वो दुष्ट क्या हाल करेंगे। गेस्ट हाउस में मिसेज अडवाणी सिसक रही थी। जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने वंदना की जिद मानकर आपके साथ यहाँ आने की हामी भरी थी। मेरी वंदना, धीरज रखो गेंदा। अडवाणी का चेहरा चिंता की लकीरों से सुता हुआ था। ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये मैं कैसे मान लूँ, कैसे धीरज रखूँ मैं? बिलख उठी मिसेज अडवाणी। वो दैत्य सा रीछ ले गया मेरी जान को। उसकी दुष्टता का एक उदाहरण तो अभी आपके सामने ही है। भूरा की लाश देख रहे हैं ना आप? लेकिन रीछ ने कहा है कि मैंने रुका हुआ काम शुरू नहीं करवाया तो वो वंदना को कुछ नहीं कहेगा। उस जानवर ने कहा और आपने मान लिया? वो जानवर नहीं था तो फिर? बाकी के शब्द मिसेज अडवाणी के हलक में ही फंसे रह गए। उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी। बुरी तरह चौंकते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल के साथ उलझन भी थी। ये उसी की आवाज़ थी। राजेंद्र ननवानी के होठों से कांपती हुई आवाज़ निकली थी। लेकिन पापा, मम्मी। और इस बार संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। दोनों ही स्प्रिंग लगे खिलौनों की भांति उछलकर खड़े हुए और चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। वंदना, मेरी बेटी, मेरी लाडू। और दरवाजे तक पहुंचने पर ही उनकी लाडू उनकी आंखों के सामने थी। उठाकर सीने में भींच लिया मिसेज अडवाणी ने। जबकि राजेंद्र अडवाणी की आंखों में उलझन के साथ साथ खुशी के आंसू तैरते साफ नजर आ रहे थे। वंदना बेटी। वह खुशी से कांपती आवाज़ में वंदना से सवाल कर बैठे। तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो रीछ ले से रीछ गया था। उसी समय भूपेंद्र जुनेजा के कदम वहाँ पड़े। लेकिन इसे ये चिन्ह वापस ले आया। लेखक महोदय, आप? उन्हें सामने देखकर अडवाणी हैरान हुए बिना न रह सका। आप वापस लाए वंदना को? लेकिन वो रीछ? पापा, ये अच्छे वाले अंकल हैं। मम्मी पापा के पास पहुंचते हुए मासूम की ज़ुबान खुल गई थी। इन्होंने वो डर्टी बियर अंकल को फाइट में हरा दिया। और जानते हैं पापा, वो डर्टी बियर अंकल अनिल अंकल थे। अनिल अंकल? बड़बड़ाते हुए अडवाणी के माथे पर ढेरों सिलवटें पड़ती चली गईं। ये अनिल कोयरी की बात कह रही है इंजीनियर। अनिल कोयरी को तो जानते ही होंगे। हाँ, लेकिन वो रीच और अनिल कोयरी, बात पल्ले नहीं पड़ रही मेरे। और डियर, अभी मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। साला सारा नशा हिरन हो गया इस चक्कर में। लेखक महोदय, अडवाणी संजीदा हुआ, आपने मेरी बेटी को वापस लाकर हम मियाँ बीवी पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
पहले तो हम दोनों का ही धन्यवाद कबूल फरमाइए। आगे मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन वक्त ज़रूरत के मैं पास में 2-1 बोतल रखता ज़रूर हूँ। मेरे यार दोस्त सभी पीते हैं। कभी कोई आ जाए तो मेहमान नवाजी में कमी नहीं रखता। यहाँ तो एक लाश पड़ी है, आप बैठक में चलिए, पत्नी सारा सामान वहीं पहुँचा देगी। सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोतल आ जाए तो वैसे ही 2 घूंट मार लूँगा। दोनों चलते हुए बैठक में आए। अडवाणी ने पहले पपिंदर जुनेजा को सोफे पर बैठ जाने दिया। तत्पश्चात वो भी एक सोफे पर बैठता हुआ बोला, अब बताइए साहब, अनिल कोयरी के बारे में क्या कह रहे थे आप? भूपेंद्र जुनेजा ने कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सारा वाक्य कह सुनाया। सुनने के बाद अडवाणी अवाक। कुछ इस तरह की सुने पर विश्वास ही नहीं हुआ लगता था। लेकिन जिससे सुना वो क्यों कर झूठ बोलने लगा। फिर लड़की ने भी तो कुछ ऐसा ही जिक्र किया था कि डर्टी बियर अंकल अनिल अंकल थे। उसे सोचों में गुम देख भूपेंद्र जुनेजा से बोले, बिना ना रहा गया। कहाँ खो गए इंजीनियर? समझा सकते हो तो समझाओ, ये हरामी अनिल का बच्चा तुमसे या तुम्हारी बेटी से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा था? इससे पहले कि अडवाणी उनकी बात का जवाब देता, पत्नी ट्रे में बोतल, गिलास, पानी व नमकीन सब एक साथ ही ले आई थी। इतना तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ट्रे के मेज़ पर रखे जाने से पहले ही उसने बोतल उठा ली। खाली इससे काम चल जाना था। अजी लेखक साहब, आप हमारे मेहमान हैं, साथ ही उपकार करता भी। चाहिए तो ये था कि आपको अपनी पलकों पर बैठाएं। रहने दो भाई इंजीनियर, भूपेंद्र जुनेजा हंसे। 2 घूंट पीने के बाद कुर्सी पर तो टिका नहीं जाता। तुम्हारी पलकों पर क्या खाक टिका जाएगा? फिसला तो डॉक्टर ने सीधा 40 दिन का प्लास्टर चढ़ाकर चारपाई पकड़ लेनी है। उनकी बात पर पति पत्नी दोनों ही हंसे, वो भी जी खोलकर। इतनी देर में 1/4 बोतल खाली हो चुकी थी। अब बोलो इंजीनियर, ये अनिल कोयरी क्या चाहता था? थोड़ी सी नमकीन मुंह में डालते हुए भूपेंद्र जुनेजा ने सवाल किया। वो जो चाहता था लेखक महोदय, वो हैरान कर देने वाला मुद्दा है। हर्ज ना हो तो कह सुनाओ, काफ़ी वर्षों बाद मैं भी हैरान हो लूँगा। इससे पहले पत्नी ने आई लव यू बोलकर हैरान किया था। फिर हंसे पति पत्नी। वंदना को यहाँ से ले जाते हुए रीछ ने अडवाणी ने हंसते हुए कहा, धमकी दी थी। कहा था टावर वाला काम बंद रखोगे तो वंदना सलामत रहेगी, अन्यथा वह वंदना को मार डालेगा। ओह तो ये बात है। बोतल को मुंह से लगाकर एक घूंट भरा, फिर कहा, सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, कुछ इंसान भी चाहते हैं कि यह टावर खड़ा ना हो। लेकिन सवाल तो ये बुद्धि को घुमाता है कि ऐसा चाहने वाला, ये चाहते हैं तो क्यों? टावर ज़मीन पर खड़ा होना है या उनके सिरों पर? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। अब तो मैं भी डर गया हूँ। सुबह होते ही बीवी बच्चों को दिल्ली के लिए रवाना कर दूंगा। बात की बाद में सोचूंगा। दिमाग सनका तो कंपनी को इस्तीफा भेज दूंगा। धीरज रखो इंजीनियर, तुम्हारे इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी। इससे पहले वो अपनी पुटड़ी आकर भूत प्रेतों को राज़ी कर लेगी कि वो टावर वाले मामले में दखल ना दे। आप शायद उस लड़की की बात कर रहे हैं जो सुबह नाश्ते पर आपके साथ थी। बात करते हुए आडवाणी के जहन में सन की लड़की यानी रीमा भारती का अक्स उभरा। जी हाँ साहब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बहुत ही करामाती लड़की है वो। भूत प्रेतों को तो कुछ भी नहीं समझती। उल्टे फिराक में रहती है कि उन्हें अपना गुलाम बना ले। और मेरे साथ आई भी इसलिए थी। कह रही थी कि जैसे अलादीन ने अपने चिराग में जिन्न कैद किया था, वैसे ही वो मोमबत्ती में भूत प्रेतों को कैद करेगी। राजेंद्र अडवाणी ने कुछ अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे वह शंकित हो कि लेखक को चढ़ गई हो। तभी अनाप शनाप बोल रहे थे। लेकिन ये बात वो ज़ुबान से तो नहीं कह सकता था ना। आखिर सामने बैठे शख्स ने कुछ मिनट पहले उसकी खुशियाँ वापस लौटाई थी। तभी आधी बोतल खत्म कर चुके भूपेंद्र जुनेजा ने बोतल को वापस ट्रे में रखा और उठ खड़े हुए। चेहरे में लाली झलकने लगी थी। और अब तक चलता हूँ इंजीनियर। आवाज़ भी थोड़ा बदलना शुरू हो चुकी थी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। वो तो ठीक है साहब, लेकिन मात्र 2-2.5 घंटों की रात बची है। कहाँ जाइएगा इस समय? दोनों भाई लॉन में चादर बिछाकर सोएंगे? नहीं इंजीनियर, मैं चलूँगा। वैसे भी पीकर चलने में मज़ा आता है मुझे। गुड गुड नाइट। राजेंद्र ने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। हाँ, गेट तक ज़रूर वो उन्हें छोड़ने आया था। साथ ही वह कुछ देर तक गेट पर खड़े रहकर उन्हें आगे बढ़ते हुए देख रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे।